जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जेईई मेंस का पेपर जैसा कि आपको स्टार्ट हो गया है पता होगा, तो 2 सितंबर शिफ्ट 1 मतलब आज का जो पेपर है उसके शिफ्ट 1 के मैं 5 क्वेश्चंस दूंगा और इसमें आपको एक चीज मैं बताने वाला हूं जो मैं शुरू से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पावर ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में कितनी पावर है वो इन 5 क्वेश्चन से आपको नजर आ जाएगा और बिल्कुल बिलीव करने लायक के क्वेश्चन। मेरे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा पेपर आपको मिलता है और मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में। जिसने भी एनसीईआरटी को हल्के में लिया था उसके लिए शायद बहुत मेहनत किया होगा बंदा, हो सकता है उसका पेपर भी ना हुआ। फिर 5 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, देख लो एक बार कैसा पेपर आ रहा है वो आपको नजर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है रैंक ऑफ वर्ड मदर, और आपको पता होगा क्लास 11th में एक चैप्टर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, उसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। बस वर्ड चेंज थे, वहां पे क्या था, सचिन था, ये था, इसका वर्ड पूछा था, इसके बारे में पूछा था। सेम क्वेश्चन है, देखो यहां पे बिल्कुल सेम है। यहां पे सचिन है, यहां पे मदर है, ना तो यहां पे कोई लेटर रिपीट है ना तो यहां पे। दिस इज फ्रॉम क्लास 11th और ये अभी आया है। पता नहीं कितने कितने पैसे लोग इन्वेस्ट करके प्रिपरेशंस करते हैं बड़ी बड़ी जगह जाके और कहते हैं मेरा नहीं होता। बेटा आप 12th अच्छे से नहीं पढ़ते हो, 11th अच्छे से नहीं पढ़ते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है आपकी। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, आप भटक जाते हो कहीं और, किसी और दुनिया में चले जाते हो, तो उसका नुकसान तो होगा ही होगा, कुछ ना कुछ तो आपके हाथ से जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन रीजन। एलिप्स, एलिप्स, ये एलिप्स है और ये स्ट्रेट लाइन है। एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स आपको मिल जाएगा पाई ए बी, आपकी बुक्स में होगा, नहीं होगा तो अभी 12th में इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। 3x + 2i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 3 मॉडुलस, मॉडुलस है, इसका ग्राफ मैंने बताया था। एनसीईआरटी में एक इक्वेशन था, मॉडुलस ऑफ x + मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ दिस लाइन? यही तो है बेटा, बस बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना है, बराबर नहीं लेना है। तो बेटा ये रिलेटेड है, इनइक्वालिटी बन गई। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था, लिमिट। और बिलीव करो ये सारे क्वेश्चन 11th से हैं, 12th की तो बात ही नहीं हो रही अभी। 12th में केवल थोड़ा सा यही मिलेगा आपको। इसमें भी आपको एलिप्स पहले से पता है, स्ट्रेट लाइन पहले से पता है। लिमिट, इसकी वैल्यू निकालनी थी, 0/0 की फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा दोगे, क्वेश्चन खत्म, कहानी इसकी खत्म। बहुत ही आसान क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन। जो बोलो हलवा रसगुल्ला, जो बोलो जो पसंद है वो बना लो इसको, इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ax² + bx + c डज नॉट हैव 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्लास 10th में भी पढ़े थे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं होना है। क्या करते थे, या तो रूट्स इक्वल होगा या तो निगेटिव, क्या कहते हैं, इमेजिनरी होगा। तो रियल बोला है, रियल होना नहीं है, तो क्या होना है, d < 6, d < 0, d < 0, डिस्क्रिमिनेंट <0। ये तो क्लास 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। 11th में क्यों हो गया, क्योंकि लीस्ट वैल्यू आप कुछ पूछा है, 3a + b, लीस्ट वैल्यू आप 3a + b पूछा है। तो लीस्ट वाला काम हम लोग वहां नहीं करते थे, यहां करेंगे। एक तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बोलो, सम ऑफ 3 पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव टर्म ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज एस एंड देयर प्रोडक्ट इज 21। उनका प्रोडक्ट क्या है, 27 है बेटा, 21 नहीं बेटा, 27 है। उनका प्रोडक्ट क्या दिया है आपको, 27 मीन्स दिस इज 27। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस। बताओ, 1 2 2
चार क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन यदि मैं देखूं तो चार क्वेश्चन तो बिल्कुल बेटा एकदम 11th लेवल के ही हैं, 11th स्टैंडर्ड से ही हैं। ऐसा पेपर आ रहा है जो मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इस तरह का पेपर आपको मिलेगा। डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जेई मेंस में होगी। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी 11th, एनसीईआरटी 12th की 2 बुक, 3 बुक को कम से कम 10 बार पढ़ो। और इतना पढ़ सकते हो, छोड़ दो, फेंक दो RS अग्रवाल, RD शर्मा, कोई जरूरत नहीं है उसकी हमें। आप अपना पढ़ो एनसीईआरटी। हमारे पास पैसे नहीं है खरीदने के, फ्री में प्रोवाइड कर दो, हम करना शुरू कर देंगे RS अग्रवाल, RD शर्मा। हजार रुपए बुक क्यों खरीदने जाएं जब सारे क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी से मिलने वाले हैं। और बिलीव करो एनसीईआरटी जो भी पढ़ता है उसे कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं। और फ्री में चाहिए तो बताओ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स आप ले लो भाई। फ्री में कौन दे रहा है बुक? कोई नहीं दे रहा है। एक 200 रुपए की बुक का आपसे 1000 रुपए लेते हो, 1000 रुपए 1200 रुपए चार्ज करते हैं। क्यों हम अपने पैसे को बर्बाद करें? सेव द मनी एंड सेव द टाइम, क्योंकि और भी काम करना है, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी काम करना हमें। तो हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आज का टाइम 21st सेंचुरी हार्ड वर्कर की नहीं है, इस बात को मान लो। हाँ, जितने भी लोग सोचते हैं हार्ड वर्क से सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा आपके साथ, ये बिल्कुल ध्यान रखना। स्मार्ट वर्कर्स की ये सेंचुरीज है। 20th सेंचुरी खत्म हो गई, 20वीं शताब्दी खत्म हो गई। वो डिफिनेशन तब के लिए थी कि हार्ड वर्क मेक्स अ परफेक्ट, नॉट इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी उसकी है जिसने स्मार्ट वर्क किया है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। बहुत है, लाखों करोड़ों की तादाद है, बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग। लेकिन ये सेंचुरी वो जिएगा जो स्मार्ट वर्क करेगा। बिल्कुल अपने काम करने का तरीका बदल लो। नहीं बदलोगे, यदि ये सोचोगे हार्ड वर्क मेक्स अ परफेक्ट, तो आप हमेशा पीछे जाने वाले हो, क्योंकि ये सेंचुरी आपको ऑप्ट कभी नहीं करेगी, कभी नहीं ऑप्ट करेगी। इस सेंचुरी में वही बंदा लीव करेगा अच्छे से, वही आगे जाएगा जो स्मार्ट वर्क करेगा। स्मार्ट वर्क करने वालों की संख्या आज भी कम है, बहुत कम है। जो करेगा वो जाएगा। अब ये काम हमें करना था, ये क्वेश्चंस करने थे। बिल्कुल बहुत होगा बेटा, 5-5 मिनट लगा दोगे तो 5, 5, 5, 5, 5 25 मिनट्स में 5 क्वेश्चंस आप कर सकते थे। बट 25 मिनट सारे क्वेश्चंस में नहीं लगेगा, इसमें 5 मिनट नहीं लगेगा, इसमें 2 मिनट लगेगा। इसमें क्या कहते हैं, यदि आपको सब कुछ क्लियर है तो इसमें भी 2 मिनट, 10 मिनट का क्वेश्चन है। यदि आपको 25 मिनट मिल रहे हैं तो आप आराम से रिसर्च करके कर सकते थे। कोई जरूरी नहीं है किसी फार्मूले को हमें याद रखने की, हम बिना फार्मूले के इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। बट यदि फार्मूले याद है तो आप 2 मिनट में, 1.5 मिनट में कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो मैं आज आपको सीधे क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा, कोई भी बेसिक्स नहीं बता रहा हूं, कोई भी वो नहीं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन, आप अपने दिमाग में पहला क्वेश्चन बिठा लो। बिल्कुल ध्यान रखना, 21st सेंचुरी इज द स्मार्ट वर्कर। यहां पे 21st सेंचुरी में वही लिव लॉन्ग करेगा जो स्मार्ट वर्क करेगा, नॉट अ हार्ड वर्कर्स। क्योंकि हार्ड वर्कर्स बहुत हैं, बहुत है। मैं आपके पास सामने डाटा निकाल के दूं तो 90% से ऊपर, नियर अबाउट 7 लाख स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। 90% से ऊपर 7 लाख स्टूडेंट्स हैं। तो ये बंदे क्या ऐसे ही है? सारे हार्ड वर्कर्स हैं। अब स्मार्ट वर्कर्स की बात करो, नहीं मिलेंगे आपको, उसमें कम मिलेंगे। क्योंकि नंबर्स का आना कभी आपके नॉलेज को शो नहीं करता कि आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है तो बहुत ज्यादा नंबर आएंगे। दैट्स नॉट, दैट्स योर डेडिकेशन। आप डेडिकेटेड थे अपने एग्जाम पे, फोकस थे अपने एग्जाम पे, 10 घंटे मेहनत किया, रखते रहे क्वेश्चंस को और जाके 3 घंटे में उगल आए। दैट्स अ हार्ड वर्कर्स। स्मार्ट वर्क का मतलब होता है हमने 10 घंटे नहीं पढ़ाई की, हमने 4 घंटे पढ़ाई करी और अच्छा रिजल्ट भी ले आए और मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मैं अच्छी जगह पढ़ रहा हूं, अच्छी जॉब के लिए जा रहा हूं विद इन अ लिमिट ऑफ टाइम्स। ये बिल्कुल ध्यान रखना। जितने भी लोग सोचते हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे ये हो जाएगा, हो जाएगा, तभी कुछ नहीं होने वाला। आपके सिर्फ आपके नंबर्स दिखेंगे, सिर्फ नंबर्स दिखेंगे। क्या करोगे? नंबर होगा, अचार डालोगे। बहुत लोग हैं नंबर्स लेके पड़े हुए हैं। नंबर्स तब अच्छे होंगे जब आपका सिलेक्शन कहीं हो जाएगा। तो बेसिकली ध्यान रखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, बार बार मैं फोकस कर रहा हूं। अभी सुधर जाओगे तो लाइफ सुधर जाएगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स ये आपको करना है। ये 2 बुक करो,
ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये आपको 100-200 की बुक आती है, 3 बुकें हैं, 600 में मिल जाएगी, 600 में। और बाकी तो आप काम करते रहो जो आपको समझ में आए। नहीं इन्वेस्ट करना पैसा, हमें कहीं नहीं करना पैसा, किसी को नहीं देना है, सेव रखना है और मेहनत करनी है और स्मार्ट वर्कर्स बनना है। क्लियर? 21st सेंचुरी इज द स्मार्ट वर्कर सेंचुरी। अब मदर्स आपको निकालना था। रैंक का मतलब मदर्स की पोजीशंस क्या होगी। यदि मैं इन लेटर्स को लेकर के अल्फाबेट बनाऊं या डिक्शनरी बनाऊं, याद करो डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस, तो इसकी पोजीशंस क्या आएगी हमें ये बता करना है। अब डिक्शनरी बनाओगे बेटा तो कौन कौन से लेटर हैं? एम है, ओ है, टी है, एच है, ई है, आर है। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आया? नंबरिंग कर लो। पहले आएगा ई, फिर कौन सा आएगा? एच नंबर 2 पे। नंबर 3 पे क्या आएगा? एम। नंबर 4 पे क्या आएगा? ओ। नंबर 5 पे क्या आएगा? आर। नंबर 6 पे क्या आएगा? ये आएगा। अब देखो पहला तरीका तो मैं आपको बताया था जो बिल्कुल सेम करना है बेटा। सबसे पहले ई वाले से कितने लेटर बनेंगे? कितने टोटल? 6 लेटर्स हैं। अब ई को यदि आपने पुट कर दिया पहले प्लेस पे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से याद करो, ई पे पहले पुट कर दिया तो एक लेटर का तो हो गया काम। कितने लेटर बचे? 5। रिपीटिशन होना नहीं है, रिपीटिशन हमें करना नहीं है, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। ई से फैक्टोरियल 5 लेटर्स बनेंगे। मतलब ई से कितने लेटर बनेंगे? ई से कितने लेटर बनेंगे? 120। चलो आगे चलते हैं। दूसरा क्या है? एच। क्या हमारा मदर एच से आएगा? नहीं आएगा। इसके कितने बनेंगे बेटा? फैक्टोरियल 5। ये आप समझते होंगे कैसे आ जाएगा। इसको 5 तरीके से, इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1। तो व्हाट इज दिस? फैक्टोरियल 5। ऐसे किया था हमने। ये कितना हो गया? 120। एच के बाद क्या आएगा? तीसरा नंबर। हाँ अब आ गया हमारा एम आ गया, एम आ गया। यहीं पे केयर करना है क्योंकि हमें ये लेटर एम से ही मिलेगा। यदि हमने बोला एम लिख लिया बेटा, एम लिख लिया तो एम से ही तो मदर आएगा। लेकिन ध्यान रखना यदि यहां पे एम आ गया तो यहां पे क्या पहले आएगा? पहले ध्यान देना, पहले क्या आएगा? ई आएगा। डिक्शनरी में एम के बाद ई आएगा। क्यों आएगा ई? क्योंकि ई पहले आता है। अब यदि एम ई हो गया तो कितने लेटर बनेंगे? एम ई हो गया तो कितने लेटर बनेंगे? बिल्कुल। अब ये फिक्स हो गया तो कितने बचे? 4 बचे। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। व्हाट इज दिस? फैक्टोरियल 4। व्हाट इज दिस? फैक्टोरियल 4 मीन्स 24। बिल्कुल इजी सोल्यूशन था। आपको सिर्फ कॉन्शियसनेस अपना यूज करना था और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सिंपल सा फार्मूला यूज करना। अब एमई के बाद क्या आएगा? दूसरे प्लेस पर एमई के बाद क्या आएगा? एमएच। एमएच। अब ये कितने होंगे बेटा? इससे भी 4 बचेंगे तो क्या होगा? फैक्टोरियल 4। व्हाट इज दिस? 24। कंप्लीट हुआ। देन एमएच के बाद क्या आएगा? ई हो गया, एच हो गया। अब एम तो आ ही गया है, ओ आएगा। एम ओ। अब बेटा यहां पे प्रॉब्लम ये आ गई, हमारा वर्ड क्या है? मदर, एम ओ। अब एम ओ के बाद कौन कौन से कितने लेटर बनेंगे? टी एच ई आर। मतलब फैक्टोरियल 3 बनेंगे। तब बेटा एक लेटर और फिक्स कर लो तो हमारा क्या आना चाहिए बेटा? टी आना चाहिए। तो लेकिन आएगा क्या? ई आएगा पहले। एमओ के बाद क्या आएगा? ई। यदि 3 फिक्स हो गए, एम ओ ई आ गया तो क्या बचा? एच टी आर। अब देखो बेटा 3 बचे तो कितने लेटर होंगे? फैक्टोरियल 3। फिर यहां पे देखो फैक्टोरियल 3 मतलब 6। फिर बोलोगे सर एम ओ एच आएगा। यदि एम ओ एच आ गया तो फिर कितने बचेंगे? 3 बचेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? फैक्टोरियल 3। ये भी आएगा एम ओ आर। देखो एम ओ एच हो गया, अब एम ओ आर आएगा। एम ओ आर के बाद ये कितना हो जाएगा बेटा? फैक्टोरियल 3। दिस इज 6। अब क्या होगा? एम ओ टी। एम ओ टी। एम ओ टी आ गया यदि तो ये तो हमारा है। देखो बेटा एम ओ टी मिल गया। अब क्या चाहिए हमें? एच चाहिए। एच तो हमने एच को 15 वाला खत्म हो गया, हमें क्या चाहिए? एच चाहिए। तो एच हमने लिख लिया। अब कितने आएंगे बेटा? इसके बाद 2 लेटर आएंगे। 2 में से
ई आर आएगा एक और एक आर ही आएगा, तो हमें कौन सा चाहिए बेटा, पहला वाला चाहिए, तो इसका कितना होगा 1। अब बेटा कुछ नहीं करना था, सारा काउंट देखो 120 120 240 24 264 290 296 302, व्हाट इज दिस आंसर 309। अब इसको करने का एक सिंपल, बिल्कुल ये भी सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ये पूरा बेसिक्स था, इसको आप ऐसे कर सकते थे। इसका एक सिंपल तरीका, जो आप लोग फार्मूला सोचते हो, मैंने फार्मूला क्यों नहीं बताया, उसका रीजन है, फार्मूला आपको भूल जाता है, आपको इतना याद नहीं रहता कि फार्मूला कौन सा यूज होगा, बट यहां पे फार्मूला भी थोड़ा आसान है, उसको देख लो कैसे करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसकी रैंकिंग कर दी हमने, क्या कर दिया बेटा, रैंकिंग कर दिया। अब देखो हम इधर से देखते जाएंगे, 3 के बाद कितने नंबर हैं जो इससे छोटे हैं, पीछे मुड़ के नहीं आएंगे, 3 के बाद देखेंगे कितने नंबर हैं जो इधर आए हैं छोटे हैं 3 से, तो बोलोगे सर 2 और 1 छोटे हैं, तो फैक्टोरियल 2। 4 के बाद कितने छोटे हैं, नहीं फैक्टोरियल 2। 4 के बाद कितने छोटे नंबर है बेटा 2। 6 के बाद कितने छोटे हैं 3। फिर 2 के बाद कितने छोटे हैं 1। 1 के बाद छोटा है कोई नहीं 0, और 5 के बाद कुछ है 0। बेटा देखो 3 के बाद 1 और 2 जो 3 से छोटे हैं, 4 के बाद 2 और 1 2 नंबर छोटे हैं, 6 के बाद 2 1 5 तीनों छोटे हैं, 2 के बाद केवल 1 छोटा है, 1 के बाद केवल कोई छोटा नहीं है, 5 के बाद कुछ है ही नहीं, तो 0 हो गया। अब हम लोग करते क्या है, यहां से स्टार्ट करते हैं, फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर्स को ऊपर नीचे वाले क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और इनको ऐड कर लेते हैं। ऐड करके देखो क्या आता है बेटा, ऐड करो पहले 0 0 1 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 3 इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कितना होता है बेटा 6 6 इंटू 3 18 फैक्टोरियल 4 इंटू 2 48 2 इंटू फैक्टोरियल 5 120 इंटू 2 240। बेटा देखो वही चीज आ गई। अब प्लस जब ये मिल जाए तो उसमें +1 ऐड कर लेना, फॉर रियल रैंकिंग +1 ऐड कर लेना। जब ऐसे क्वेश्चंस हो जिसमें रिपीटिशंस ना हो तो इस तरह करते हैं, सबसे पहले रैंकिंग लिखते हैं, MOTHER की रैंकिंग लिख लिया, उसके बाद कौन पहले है कौन बाद में, ऐसे कर लिया। इसको 2-3 बार देख लो, हमेशा क्लियर होगा। हो सकता है जनवरी के महीने में ये क्वेश्चन फिर से मिल जाए आपको 309। बेटा क्वेश्चन तो वही मिल रहे हैं, जे मेंस में इतनी बड़ी तकलीफ नहीं होती जितनी बड़ी एडवांस में होती है जब हमारे सामने से क्वेश्चन निकल जाता है। तो ये तो था, और जो मेथड मैंने पहले बताया उसको जरूर याद रखना, क्योंकि वही आपके एडवांस में काम आएगा, ये काम नहीं आएगा, यहां पे आप फंस जाओगे। तो बिल्कुल पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था आप याद करो, दूसरा क्वेश्चन नहीं याद है तो पॉज करके पीछे जाओ और देखो क्या था दूसरा क्वेश्चन। फाइंड द एरिया, हमसे क्या पूछा था सेकंड में, फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन, रीजन x square by 4 plus y square by 9 less than or equal to 1 and 3 of modulus x plus 2 of modulus of y is greater than or equal to 6। तो बेटा देखो यहां पे यदि आप ध्यान से देखो तो दो कर्व्स हैं। अब मैं इसका मतलब समझा दूं आपको, ये एलिप्स है, सबको दिखा है y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे एलिप्स होगा, ये ऐसा कुछ। क्यों y एक्सिस पे होगा, क्योंकि b बड़ा है a से, तो ये पॉइंट कितना होगा 2,0, ये कितना होगा -2,0, ये क्या होगा 0,3 और ये क्या होगा -0,-3। ये आपका एलिप्स बन गया। ये एक फिगर लेस देन 1 का मतलब बेटा यदि आपने पढ़ा होगा, लेस देन 1 का मतलब इसके अंदर का पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये रीजन हो गया। इसका मतलब जो अंदर वाला पार्ट है क्या है बेटा, x² by 4 plus y² by 9 less than or equal to 1। इसका मतलब क्या है बेटा, आपने पढ़ा था मॉड x प्लस, याद करो 11th में पढ़ा था, मॉड x +1 का ग्राफ कुछ ऐसा बना था।
ये क्या था 1,0, ये क्या था 0,1, ये क्या था 0,-1, -1,0, और ये क्या है 0,-1। ये बनाया था मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। कुछ ऐसा ही ग्राफ नहीं है, बिल्कुल 6 से डिवाइड कर लो, 6 से डिवाइड करो। व्हाट इज दिस? तो मॉडुलस ऑफ x बाई 2 प्लस मॉडुलस ऑफ y बाई 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब देखो x पे कितना इंटरसेप्ट होगा 2, y पर कितना होगा 3। ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा बेटा, बिल्कुल आसान सा ग्राफ बनता है इसका। अब ये पॉइंट कितना होगा 2,0, ये कितना होगा 0,3, ये कितना होगा -2,0। व्हाट इज दिस 0,-3। अब ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 का मतलब अंदर वाला पार्ट छोड़ दो, बाहर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट। ये पार्ट। अब क्या करना है हमें? इन दोनों से मिलके जो रीजन बन रहा है, इन दोनों को मर्ज कर दो, इन दोनों को मर्ज कर दो। मैं जा रहा हूं मर्ज करने। इन दोनों को मर्ज करने पे जो फिगर बनेगा वही आपका रिजल्टेंट होगा, वही आपका रिजल्टेंट होगा। अब देखो मैं बनाने जा रहा हूं, इस एलिप्स को बनाने जा रहा हूं। इस पे बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, बिल्कुल ध्यान रखना। इस पे बनाने जा रहा हूं मैं एलिप्स को। बन गया? आलू तो नहीं बन गया बेटा? कोई बात नहीं, आलू बन गया होगा, आप सही कर लेना, ये पॉइंट है। तो व्हाट इज द कॉमन रीजन बिटवीन दीज टू? व्हाट इज द कॉमन रीजन? तो आपको दिख रहा होगा, ये वाला कॉमन रीजन है बेटा, ये वाला कॉमन रीजन है। दिस रीजन इज अ कॉमन रीजन। क्या बात है, हमें इसका एरिया चाहिए। और जिसने बेटा ये किया है ना, विद इन अ सेकेंड, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकेंड लगा होगा उसको। क्यों? आपको इसका एरिया पता होता है। क्या होता है इसका एरिया? पाई ए बी। भाई तैयारी करके जा रहे हो, कुछ पढ़ के जा रहे हो, तो ये तो पता ही करके जाओगे। एलिप्स का एरिया क्या होता है? पाई ए बी। ए की वैल्यू कितनी है 2 और बी की वैल्यू कितनी है 3। तो व्हाट इज द पाई ए बी? 2 into 3 6 पाई। एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट? देखो एरिया ऑफ दिस वाइट पार्ट, दिस बिटवीन दिस पार्ट मीन्स ये रेक्टेंगल दिख रहा है और ये एक क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान दो, ये 2 है और ये कितना है 3। तो व्हाट इज दिस एरिया? एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल, वन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। एरिया ऑफ वन राइट एंगल ट्राइंगल तो क्या हो जाएगा 1/2 into 2 into 3। व्हाट इज दिस 3। तो एक रेक्टेंगल का 3 है तो कितने हैं 4 हैं। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 12 यूनिट स्क्वायर। अब बेटा करना क्या था? बेसिकली ध्यान से देखो, इस एलिप्स का एरिया मिल गया, इसका मिल गया, तो क्या करना हमें? ये एरिया कैसे आ जाएगा? मींस एरिया ऑफ एलिप्स माइनस एरिया ऑफ दिस। कहानी खत्म। एरिया ऑफ एलिप्स माइनस दिस। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस? 6 पाई माइनस 12। दिस इज अ क्लियर कट आंसर। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में? कौन सा कैलकुलेशन करना था? बेटा बिल्कुल कैलकुलेटिव नहीं होते पेपर। आपको सिर्फ लगता है कि हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए, वो क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल इजी पेपर आता है। जेईई मेंस का पेपर तो आप बिल्कुल ध्यान रखो, आपको सिर्फ 12 से 13 क्वेश्चंस करके, और मैं तो यही चाहूंगा कि 12th के साथ आप चले जाओ आगे। 12th के बाद तैयारी करके जाने का कोई मतलब नहीं है एनआईटी या कहीं भी, क्योंकि आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। 1 साल बचाना है आपको, तो बचाने के लिए आप अपना मेहनत कर सकते हो। अभी जग जाओ 4 महीने, सिलेक्शन पक्का। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या था? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था वो भी। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा था। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? मींस लिमिट का था। लिमिट क्या था? लिमिट इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस, ये भी एनसीईआरटी का है, 11th में जाके देख लेना। कुछ भी ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है बेटा। बिल्कुल अपने दिमाग को ये लगा लो, हमें नहीं खर्च करना है, पैसे बचाने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है। बिल्कुल ध्यान दो यहां पे, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ये आपके सामने दिया है और कह रहा है लिमिट इतनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n।
फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यदि आप 1 पुट कर दो डायरेक्टली तो क्या बन जाएगा बेटा, 1 1 1, ये कितने टर्म्स हैं, n माइनस n, 0/0 की फॉर्म है भाई, 0 नीचे भी आ जाएगा ऊपर भी 0 आ जाएगा, 0/0 की फॉर्म है। सिंपल एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल लगा लिया हमने। एल हॉस्पिटल मतलब d/dx ऑफ न्यूमरेटर d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, x का डिफरेंशिएशन 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर, डॉट डॉट x की पावर n का n इंटू x की पावर n माइनस 1, और n क्या है, कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 अपॉन x का 1 और 1 का 0। ये आ गया बेटा। अब क्या करोगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना। देखो अब तो 0/0 आएगा नहीं, पुट करो वैल्यू, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n तक। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n इज इक्वल टू 820। ये क्या बन गया, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। सम ऑफ n नेचुरल नंबर मीन्स आप सभी लोग जानते होंगे एनसीईआरटी में सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्लास 10th में भी पढ़ा है इसे। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। अब बोलोगे सर इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा, अब यदि आपका दिमाग खुला होगा, कॉन्शियसनेस ओपन होगा, तो ऑप्शंस दिया होगा, ऑप्शंस दिया था उसमें 40 दिया था, 41 दिया था, तो आप एक वैल्यू पुट कर लेना, n की वैल्यू 40 पुट करो, तो 40 इंटू 41, दिस इज सेटिस्फाइड द रूल्स। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, 40। यदि दिमाग नहीं खुला है तो इसको क्वाड्रेटिक बना लेना, क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर लेना, फैक्टराइज करना, जैसे मन हो ऐसे करना। लेकिन यदि दिमाग खुला होगा तो वैल्यू पुट कर लेना ऑप्शन से। ये आपको सोचना था, मैंने बता दिया कैसे करना है। अब चौथा क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन थे, और पता नहीं क्यों एक साथ पेपर में आ गए, हमारे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ, हो जाता है कभी कभी, बड़े लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है, इत्तेफाक हो जाता है। किस्मत आपकी अच्छी है कि आपको 2 क्वेश्चन इस तरह का मिल गया। तो सबसे पहले हम पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ थ्री consecutive positive term of an GP geometric progression is कैपिटल S। ये आपको गिवन है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 27। ये आपको मिल गया। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ S। तो मिनिमम वैल्यू हमें किसकी चाहिए, S की चाहिए। अब आपको एक चीज याद होगा, जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे तो आपको मैंने 3 टर्म्स एज्यूम करने का तरीका बताया था। 3GP जाके चेक करना, एनसीईआरटी में डायरेक्ट एक समरी में लिखा हुआ है। 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव टर्म्स। 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव टर्म्स का मतलब बेटा, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव टर्म्स का मतलब कौन से 3 टर्म्स एज्यूम करोगे, A/R प्लस 3 टर्म्स यही एज्यूम करना, A इंटू AR। ये आप जानते हो, नहीं जानते हो जाके बुक चेक करना 11th क्लास की एनसीईआरटी। अब इनका सम कितना है, ऐड करो S, हमें ये निकालना है, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू दिया क्या है, प्रोडक्ट 27। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो एनसीईआरटी में ना हो। 27 R से R कैंसिल आउट, A³ इज इक्वल टू 27, A इज इक्वल टू 3। पॉजिटिव बोला है, निगेटिव नहीं लेंगे, A की वैल्यू पॉजिटिव वाली ही लेंगे। तो A³ इज इक्वल टू 27, तो व्हाट इज द A, 3। अब A3 आ गया। अब क्या करोगे, हमें ये निकालना है S की वैल्यू। तो S इज इक्वल टू क्या आ गया, पुट कर दो 3/R, 3 + 3R। अब देखो ये दोनों एक साथ लिख लो, तो 3 कॉमन हो जाएगा, 1/R + R। ये सीक्वेंस एंड सीरीज का काफी अच्छा क्वेश्चन था S। अब आपको पता है एक अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन R इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो R + 1/R की वैल्यू कितनी होगी,
अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर इंटू 1/r। अब क्या होगा, सॉल्व करो इसको। r प्लस 1/r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। r इंटू 1/r कैंसिल आउट, 1 हो जाएगा, पॉजिटिव में मल्टीप्लाई होगा। तो r प्लस 1/r की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी, और 2 से बड़ी होने का मतलब इसकी वैल्यू s की वैल्यू अभी इक्वल है। जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो क्या हो जाएगा, s इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 3 इंटू 2, वो वैल्यू पुट कर दो, +3। तो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, 9। s ग्रेटर देन r इक्वल टू 9, तो व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू, s इज इक्वल टू 9। तो बेटा ये एक क्वेश्चन आपके छोड़ रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि वो 10th से रिलेटेड है। बिल्कुल आप कर सकते हो, नहीं कर पाना तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और 4th क्वेश्चन है वो आपका, बेटा ये 5 क्वेश्चन आए थे। इन 5 क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं आज के टाइम पे। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी के थे। 12th का शायद ही कोई क्वेश्चन था, शायद ही कोई क्वेश्चन 12th का था। मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन नहीं था इसमें 12th का। तो ओके, 5 क्वेश्चन आज किया। हो सकता है क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं जरूर एक वीडियो और लाऊंगा आपके लिए, क्योंकि इसमें ना तो इंटीग्रेशन था ना डिफरेंशिएशन था। तो ये 5 क्वेश्चंस मुझे पहली बार में नजर आए, कहीं से मिल गया और मैंने इसका आपको सोल्यूशन दे दिया। ये शिफ्ट 2 सितंबर के शिफ्ट 1 के पेपर में आया था। हाँ, ये मेमोरी बेस्ड होते हैं बेटा, बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन हमारे पास भी नहीं है। कुछ बच्चों का कहीं क्वेश्चन हमने देखा, पढ़ा हुआ था, ये क्वेश्चन आया, हमने वहां से आपको ये करके दिखा दिया। ओके, फिर मिलेंगे। जय नारायण, ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।